फेसबुक पर बिना किसी से जान पहचान दोस्ती करना जान पर भारी पड़ सकता है। मेरठ का रहने वाला शमशाद नाम का युवक अमित गुर्जर के नाम से फेक आईडी उसने बनाया और फिर गाजियाबाद में रहने वाली प्रिया से दोस्ती की। दरअसल प्रिया का तलाक हो चुका था और वह अपनी बेटी के साथ रहती थी। इसी दौरान शमशाद से प्रिया की दोस्ती हुई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई। शमशाद ने प्रिया को बेटी के साथ अपने पास मेरठ बुला लिया। दोनों साथ भी रहने लगे, लेकिन जब प्रिया को ये पता चला कि जिसके साथ वो रह रही है वो अमित गुर्जर नहीं बल्कि शमशाद है, तो फिर दोनों के बीच झगड़े होने लगे और 28 मार्च को शमशाद ने मां बेटी की हत्या कर घर में शव को दफना दिया। जब पुलिस ने आरोपी शमशाद को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू की गई तो पहले वो पूछताछ में पुलिस को घुमाता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती पर शमशाद ने महिला यानी कि प्रिया और उसी की बेटी की हत्या की बात कबूल कर ली। उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शमशाद के घर पर बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। ऐसा ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी लव जिहाद के मामले कई दफा सामने आ चुके हैं और ये मामले अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर और इस पूरे प्रकरण में कई तरह के गंभीर सवाल जो हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। फेक आईडी बनाता है वो शख्स शमशाद, जिसका नाम अपने आप को अमित गुर्जर की तरह पोर्ट्रे करता है। एक महिला से उसकी दोस्ती होती है, जो महिला प्रिया बताई जा रही है। उस महिला से दोस्ती करता है और उसके बाद उसको और उसकी बेटी को बुलाता है और फिर जब महिला को ये बात पता चलती है तो महिला को मौत के घाट उतार देता है। मेरी सहेली थी प्रिया और उसकी बेटी थी कशिश। वो 28 मार्च से दोनों गायब थी। शमशाद के साथ वो रहती थी, उसके घर घोड़बड़ाल में। उसके गायब होने मतलब मैं उसको लगातार संपर्क कर रही थी, लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो पा रही थी। मैं शमशाद से भी बोल रही थी मेरी बात करा दो, लेकिन वो बात नहीं करा रहा था। इस बात से मैंने परेशान होकर कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो मैंने प्रतापपुर थाना में इस बात की तहरीर दे दी थी 15 अप्रैल को कि ऐसे ऐसे ये दोनों प्रिया और कशिश गायब हैं और इनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये कहीं अपनी मर्ज़ी से लॉकडाउन में जाएंगी तो नहीं, लॉकडाउन में जाएंगी भी कैसे। मैंने जब ये सूचना दे दी तो उस पर कार्रवाई चलती रही, पुलिस अपने तरीके से करती रही। मेरी सहेली थी प्रिया और उसकी बेटी थी कशिश। वो 28 मार्च से दोनों गायब थी। शमशाद के साथ वो रहती थी, उसके घर घोड़बड़ाल में। तो ये मामला कई गंभीर सवाल को जन्म देने वाला है, क्योंकि ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी कई तरह के केस ऐसे सामने आ चुके हैं, लेकिन सवाल आखिर ऐसा क्यों होता है ये जरूर यहां पर उठते हुए देखिए किस तरीके से मजहब की आड़ में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता यह शख्स शमशाद, जिसका नाम और खुद को वो अमित गुर्जर बताता हुआ। प्रिया दरअसल एक महिला जो कि तलाकशुदा थी। प्रिया और उसके साथ उसकी बेटी। प्रिया को प्रेम जाल में फंसाया गया, अपने पास मेरठ बुलाया गया। जब प्रिया उसके पास मेरठ आई तब उसे पता चलता है कि दरअसल ये जो शख्स है वो अमित नहीं बल्कि शमशाद है और वो शमशाद के साथ रह रही है। बार बार झगड़े होते हैं और उसके बाद आखिरकार प्रिया और उसकी बेटी को वो मौत के घाट उतार देता है, उन दोनों की हत्या कर देता है बहुत ही निर्मम तरीके से। तो ये मामला लगातार बहुत गंभीर बना हुआ और अपने आप में कई तरह के गंभीर सवालों को जन्म देने वाला कि आखिरकार एक शख्स ऐसा कैसे कर सकता है, किसी और के भेष में एक महिला से बात करता है और फिर जब महिला को इस बात की भनक लगती है तो महिला और इसकी बेटी को मार देता है। हम आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संदीप पहल, आप वकील हैं। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे। हेलो जी संदीप साहब, देखिए जो पूरा मामला है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है और ये कोई पहला मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी कई तरह के मामले जो हैं वो निकलकर सामने आ चुके हैं लव जिहाद से जुड़े हुए। अगर हम लीगल पर्सपेक्ट में बात करें तो आप इस पूरे मामले से यहाँ से कार्रवाई किस तरीके से देखते हैं? जिस प्रकार से उसकी सहेली ने एफआईआर तहरीर दी, पुलिस को सूचना दी और पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, तो इसके अंदर मेरा अपना मत है कि एक तो पुलिस इतनी ही दोषी है जितना वो लड़का दोषी। दूसरी विषय ये आता है कि लव जिहाद का बार बार होना, इस विषय को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी माना जाना कि हाँ लव जिहाद है, इसके अंदर एनआईए की जांचें होना, आईबी की जांच होना, सब चीजें सामने आई हैं। लेकिन ये विषय जितना कानूनी है उससे भी बड़ा ये सामाजिक है। इसके हमें अंदर जाना
जरूरी है इस जो है लव जिहाद विषय के अंदर, क्योंकि लव जिहाद का उद्गम, लव जिहाद का पनपना, लव जिहाद का चलना और इसको बार बार हवा दी जानी, इसका सिस्टम क्या है, क्या इस बारे में चैनल पे बताना ठीक रहेगा? हेलो जी जी संदीप जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा इससे मानना है कि लव जिहाद जो है कि जिस प्रकार से दर्जनों प्रकार के जिहाद भारत के अंदर चलते हैं, उसी के अंदर एक लव जिहाद है। और ये वहाबिज्म जो है, जो अरब के द्वारा पनपाया जाता है, इसके पीछे सारा खेल अरब देश चलाता है। और यहाँ के जो मस्जिदों के मुल्ला मौलवी हैं, वो यहाँ के इनके शिक्षक हैं लव जिहाद के। इसी लव जिहाद की तरह ये सिंगिंग जिहाद, डांसिंग जिहाद, मॉडलिंग जिहाद, कई जिहाद और शुरू हो गए हैं, जिनको अभी धीरे धीरे समाज के सामने आएंगे और आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको स्पष्ट करना ये चाहूंगा कि इसके अंदर जो जितनी गलती और उनकी है लड़कों की है, तो कुछ गलतियां हमारी लड़कियों की भी होती है, लेकिन क्योंकि वो उनके धर्म में मना है कि आप किसी का जो है विवाह के लिए धर्मांतरण नहीं करेंगे, और इस तरीके से विवाह करना अवैध माना गया है। लेकिन इस मामले के ऊपर क्यों तो देवबंद खामोश रहता है, क्यों अरब खामोश रहता है, क्यों मुल्ला मौलवी खामोश रहते हैं? लेकिन क्योंकि इनके अंदर बाकायदा पैसे की पंपिंग होती है, इन लड़कों को बाकायदा एक षड्यंत्र चलाया जाता है कि लड़का जो छोटी स्कूल तक की लड़कियों के पीछे जाएगा वो कैसा जाएगा, महिलाओं के पीछे जाएगा तो कैसे जाएगा, शादीशुदा के पास जाना है तो जाना है, इंग्लिश सर्टिफिकेट के साथ संबंध बनाने हैं तो उसको कैसे बनाने हैं। तो इन सब की इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, इनको मोटरसाइकिलें दी जाती हैं, इनको बाकायदा परफ्यूम यूज करना, बाकायदा इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बोलना, तो उनको चैटिंग में टाइप करना, इन सब की बाकायदा इनको शिक्षा दी जाती है। साथ ही जब एक लड़का कोई हिंदू लड़की को लेकर भागता है, तो उसको रखने के लिए, उसके निकाह कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं उस हिसाब से इनके जो है मस्जिद और जो इनका जो पैसा बाहर से विदेशों से आता है, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से आता है और बहुत सारे माध्यम है, वो बड़ा विस्तृत विषय है। तो उस लड़की को उस हिसाब से रखा जाता है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अगर कोई लड़की फर्ज करो किसी एक अच्छे परिवार की, इसके गाड़ी एसी सब कुछ है, तो जब वो लड़का उस लड़की को लेकर जाएगा तो उसको साल से 2 साल तक उसी व्यवस्था में रखा जाएगा। उस लड़की का एसी भी होगा, सोफा भी होगा, घर जरूर छोटा हो सकता है, उसको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। संदीप जी, यहाँ पर मुझे 2 चीज़ आप समझाइए, क्योंकि आपने जिस तरीके से बोला, पहले तो आपकी बहुत बातों से मैं सहमत हो सकती हूँ, लेकिन कुछ बातें जिससे मैं शायद सहमत नहीं हूँ। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लड़कियों की भी गलती होती है, देखिए, क्योंकि इस तरीके से जो मामला निकल कर सामने आया, उस महिला को नहीं पता था कि वो शमशाद है, महिला को लगा कि वो अमित गुर्जर है और जिससे वो बातचीत कर रही है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये, जब आपने जिक्र किया कि ट्रेनिंग मिलती है, मौलवी जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, मैं इससे भी सहमत नहीं होंगी, क्योंकि एक केस या फिर चंद केस के लिए हम सबको इस कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। एक चीज आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगी कि अगर हम कानूनी रूप से बात करें तो क्या कुछ प्रावधान है ऐसे केसेस में ताकि इसे रोका जा सके, कानूनी तौर पर अगर बात की जाए तो? कानूनी तौर पर इसको रोका जाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जब लड़की बालिग हो जाती है तो शादी करने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। अगर कोई मैरिड है, मैरिड भाग गई है, तो उसके लिए मुकदमे दर्ज कराना, वो सारी चीजें हो जाती हैं। जब लड़की एक बालिग हो जाती है तो अपनी मर्जी से चली जाती है, और ये लव अफेक्शन का और फिर फिजिकल कॉन्टेक्ट का, इन सब इश्यूज जब बीच में आ जाते हैं तो बड़ा अलग तरीके का विषय बन जाता है। जब असल में क्या है हमारे यहाँ पर, तो आदमी को अपनी गलतियां भी स्वीकार करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक को गाली बकते रहें। जब लड़ाई होती है तो लड़ाई को लड़ाई के तरीके से लड़ा जाता है, उसका एक बाकायदा सिस्टम होता है लड़ाई लड़ने का, चाहे वो जमीन पर लड़ी जाए, चाहे हथियारों से लड़ी जाए, चाहे समाज में लड़ी जाए। ये सामाजिक लड़ाई है। सामाजिक लड़ाई को लड़ने के लिए हमें ही खुद स्वयं ठीक है, हमें स्टैंड लेना होगा। डॉक्टर संदीप, मैं आगे भी आपसे चर्चा करते रहूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ मौलाना यूसुफ अब्बास भी मौजूद हैं फोन लाइन पर। मौलाना यूसुफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। हेलो जी मौलाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। बड़े ही अफसोस की बात है कि जो घटना घटी मेरठ के अंदर, उसको पर जितना भी अफसोस किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मजहब के नाम के ऊपर अगर ये सब हो रहा है तो इस्लाम मजहब तो ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ में है।
अगर कोई मजहब को लेकर कत्ल कर रहा है तो वो पूरी तरीके से बिल्कुल गलत कर रहा है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल मौलाना साहब, क्योंकि मैं किसी मजहब पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये बेहतर समझते होंगे कि कोई भी मजहब किसी को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो मजहब की आड़ में इस तरीके का कुकृत करे। कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता है कि मजहब की आड़ में आप पहले शादी कीजिए और शादी करके वो मजहब आपका कबूल ना करे तो आप उसको दफन कर दीजिए, उसको कत्ल कर दीजिए, डबल मर्डर हो गया है। इसके लिए बाकायदा सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए है और ऐसा सख्त सख्त कानून बनना चाहिए है। जैसा कि मैं अभी डिबेट में सुन रहा था कि लड़की बालिग हो जाती है तो उसको इख्तियार हो जाता है, इसीलिए मजहब ने वालिदैन को कफील बनाया है, चाहे माँ बाप को बच्ची का कफील बनाया। बालिग हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि जो चाहे वो करे। हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर नहीं चलता है और जहाँ तक के इस तरीके का मर्डर है उसकी भरपूर तरीके से मैं मजम्मत करता हूँ और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मौलाना साहब, लेकिन आप तो इस बात से तो सहमत होंगे ना कि कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले निकलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन आखिरकार इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पाता? देखिए, इस तरीके के वाकयात अदल से होते रहे हैं, कोई ये पहला वाकया नहीं है। मगर जब वाकया होता है तो उस वक्ती तौर से लोग हरकत में आते हैं, प्रशासन भी हरकत में आता है, सरकार भी हरकत में आती है। उसके बाद में थोड़े दिन के बाद वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। अगर दोषियों को सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाए और उसकी पब्लिसिटी हो कि इसने ये जुर्म किया था, इसको ये सजा दी गई है, तो आगे तो कोई ऐसे जुर्म की सोच भी नहीं सकता है। मौलाना साहब, हम चर्चा भी कर रहे थे, वकील भी मौजूद है, डॉक्टर संदीप है। उनका ये कहना था कि ये मामला जितना कानूनी रूप से उतना सामाजिक जिम्मेदारी जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक धर्मगुरु होने के नाते आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, आप ये समझते हैं? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, सारे धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी बनती है। बाकायदा अपनी नमाज में, जुमे के खुतबों में, ईद और बकरीद की जो ईदैन की नमाजें हैं उसके अंदर इस्लाह मुआशरा के लिए खुतबे होना चाहिए ताकि नौजवानों की इस्लाह हो। असल में क्या है कि मौलवी भी सब इस तरीके की सियासत में इस वक्त पड़े हुए हैं कि किसी को इस्लाह मुआशरा की कोई फिक्र नहीं है, सब अपने अपने मामलात में उलझे हुए हैं। चलिए, ये आपने एक अच्छी बात कही और एक बड़ी बात कही है कि आजकल जो सियासत ऐसी हो रही है उसी का खामियाजा जो है वो ऐसी तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आती हैं। मौलाना यूसुफ, मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। संदीप साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए, आप अधिवक्ता हैं। संदीप साहब, देखिए, मौलाना यूसुफ ने तो साफ तौर पर कहा है कि हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको निभाते हैं और ना केवल हमारी बल्कि तमाम धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी है, लेकिन कानूनी कार्रवाई होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक नज़ीर पेश हो ताकि ऐसा कोई मामला जो है वो निकल कर सामने ना आए। आप इससे कितना सहमत हैं? मेरा अपना ये मत है कि कानून अपनी जगह, जो कानून को काम करना चाहिए वो कानून हमेशा ही खेल रहा है, चाहे वो पुलिस थाने से लेकर न्यायालय तक जो है। जैसा कि आपके सामने आज न्यायालय जाता, न्याय कितना मिलता, कितना नहीं मिलता और कितनी लंबी प्रक्रिया होती है, सब लोग जानते हैं, ये कोई मजाक नहीं है। हमारे राष्ट्रपति ने इस बात को कहा था कि हमारे न्यायालय ना होकर कैसीनोज हैं, ये हमारे राष्ट्रपति ने बोला हुआ। तो अगर हम हर चीज न्यायालय के माध्यम से देखेंगे तो इसका मतलब हमारे अंदर से मानवता और जो सामाजिकता, इस चीज को रोकने के लिए जो मौलाना ने कहा वो अपनी जगह जो बात कर रहे हैं, कानून अपनी प्रक्रिया करेगा, कानून ये करेगा, वो ठीक है। कानून क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो न्यायालय अब देखेगा और थाना देखेगा। विषय ये आता है कि इसे मामलों को रोका कैसे जाए, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट क्यों इस प्रकार का है। जिस प्रकार से अगर जो है, जिस प्रकार से हम लोगों को जो है इस्लाम तकरीर के लिए बोलता है या नमाज के लिए बोलता है, क्या कभी किसी भी इनके धर्म गुरु ने बोला हो प्रेस के माध्यम से या किसी भी माध्यम से कि उन लोगों को इस्लाम से निकाल दिया जाएगा जो भी लव जिहाद का शिकार पाया जाएगा या इस तरीके के मामलों में पकड़ा जाएगा? आप पुण्य ऐसे मामले में इनकी तरफ से पहल पुण्य मिलेगी आपको। टीवी पर बोलना, अखबार में बोलना और असलियत में क्या करना वो सब समाज को पता है, जनता को पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग बुरे होते हैं, मेरे खुद काफी साथ पड़े हुए लोग हैं जो मुसलमान हैं और मेरा आज भी संपर्क है उनसे, लेकिन इशू ये नहीं होता, जो सच्चाई है, जो सामने दिखाई दे रहा है उससे हम नहीं भाग सकते, उसकी उस जिम्मेदारी से शब्दों से नहीं भागा जा सकता।
ठीक है संदीप, मैं चाहूंगी कि इसका जवाब भी हम ले लें क्योंकि मौलाना साहब भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मौलाना साहब, आपने सुना कि डॉक्टर संदीप ने क्या कहा। उनका ये कहना है कि देखिए टीवी पर तो कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन टीवी के बाद जो सच्चाई होती है उससे हम सब वाकिफ हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसी सख्त कार्रवाई जो है वो मजहबी तौर पर नहीं की जाती है। आप इससे कितना सहमत है, क्या जवाब देंगे डॉक्टर संदीप को मौलाना साहब? बिल्कुल सही बात है। मजहबी तौर पे सख्त कार्रवाई इसलिए हो सकती है कि यहाँ के ऊपर आप कोड़े, यहाँ के ऊपर एक कानून है, यहाँ के ऊपर यहाँ के ऊपर भारत का संविधान है। भारत के संविधान के तहत यहाँ के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और डॉक्टर साहब की जो बात है, मैं इससे इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि यहाँ के ऊपर शरई कोर्ट नहीं है। यहाँ के ऊपर ये इस्लामी मुल्क नहीं है जो यहाँ के ऊपर शरई कोर्ट होगी और शरई अदालत होगी। अगर ये इस्लामी मुल्क में हुआ होता जारी हो गया, इनकी बाकायदा इनको संसार किया जाता। लिहाजा यहाँ के ऊपर शरई हद नहीं जारी हो सकती है। हमारे मुल्क की जो अदलिया है, हमारे मुल्क की जो अदालत है, हमारे भारत का जो संविधान है, हमारे यहाँ उसके हिसाब से होना चाहिए। हम यहाँ के ऊपर अपनी हुकूमत के पैरेलल कोई शरई अदालत लगा के कोई फैसला नहीं सुना सकते। चलिए ठीक है, इस पर मैं चाहूंगी कि बहुत जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए आप डॉक्टर संदीप फिर, क्योंकि हमारे साथ चंचल भी इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर संदीप, पहले आप इस पर जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर मैं चंचल के पास जाऊंगी। डॉक्टर संदीप, कॉमन सिविल कोड का क्यों विरोध किया जाता है? दो कानून, इस्लामी दो कानूनों को चला रहा है। विवाह का विषय आता है तो हम अपने कानून से रहेंगे, और जब क्रिमिनल ऑफेंस का मामला आता है तो हम सीआरपीसी का वो लेंगे, सहारा, आईपीसी का सहारा लेंगे। तो इस तरीके से बोलना कुछ, करना कुछ, ये सब मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और अगर ये बात संविधान ठीक है संदीप, अपनी बात पूरी आप कीजिएगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ मृतका की सहेली चंचल मौजूद है। चंचल, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि बहुत ये दुखद लम्हा है आप सबके लिए, और आप ही वो शख्स रहे जिन्होंने इस पूरे मामले को प्रकाश में आप लेकर आई। आप लगातार वहाँ पर काम करती रही, लगातार अपनी सहेली और अपनी बेटी, उनकी बेटी जो कि लापता थी, उनको लेकर आप लगातार काम करते रहे। आपने वहाँ पर थानों के चक्कर लगाए। पूरे प्रकरण आपकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे। क्या मैम, आवाज नहीं आ रही क्लियर? अभी आप मेरी आवाज़ सुन पा रही है डॉक्टर चंचल? हाँ जी, अब आई है क्लियर। चंचल, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया, आपकी भूमिका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही, क्योंकि आप ही की वजह से पूरा मामला जो है वो प्रकाश में आया। मैं इस पूरे प्रकरण की कहानी आपकी जुबानी समझना चाहूंगी। इस वक्त सब आपको सुन रहा है, क्या हुआ? मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप यही बताएं दर्शकों को। सबसे बड़ा इसमें योगदान मनीष लोहिया जी को जाता है। उनकी वजह से हुआ ये सब। अगर वो नहीं होते तो ये केस नहीं खुलता। हेलो जी प्रिया जी, सुन पा रहे हैं आपको। चंचल मनीष लोहिया जी की वजह से ये केस खुला है मैम। कैसे हुआ कुछ, कैसे आपको पता चला अपनी दोस्त के बारे में? मेरी फ्रेंड थी, मेरी रेगुलर बात होती थी उनसे। लेकिन जब 28 मार्च को मेरी लास्ट बात हुई, मैंने नेक्स्ट दिन उनको कॉल किया तो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में था। मेरी बात नहीं हुई थी, मैं परेशान हो गई। शाम तक मेरी बात नहीं हो पाई। उसके हस्बैंड को भी कॉल किया तो उसने इधर उधर की बातें कही कि कपड़े धो रही हैं। मतलब पूरे दिन उसने मेरे को गुमराह रखा। फिर शाम तक जब उसने मेरी बात नहीं कराई, मैंने पड़ोस में फ़ोन किया। जब मैंने उनसे कहा कि आप एक बार घर में जाइए, जब उन्होंने मुझे बताया, जब मुझे पता लगा कि वो दोनों घर में ही नहीं है, उस टाइम से ही मुझे आशंका हो गई थी कुछ दुर्घटना हुई है, कुछ ना कुछ बात है। तो जब से ही मैं कार्यवाही में लग गई थी। तो ये उस टाइम पे ये फरार भी हो गया था मैम। जितनी बात पूरी कीजिए चंचल जी मैम। जब ये फरार हो गया था तो मतलब इसने मेरे पे आरोप लगाए कि तुम लेके गई हो। पूरे गांव में इसने ये फैला दिया कि अपनी सहेली के साथ चली गई है, वो गाड़ी में बिठा के लेके गई है। और जिसमें कि मैं लेके ही नहीं गई, लॉकडाउन में वो जाएगी नहीं, उसका तो कुछ कोई था ही नहीं, मतलब कहीं ठिकाना नहीं था। तो मुझे पूरा यकीन था अगर वो कहीं जाती तो कॉल करती। तो मुझ पे इस पे पूरा शक था, या तो इसने मार दिया या बेच दिया, कुछ ना कुछ उसके संग गलत हुआ है। वरना वो ऐसी लड़की नहीं है जो चुप रहे, कॉल ना करे। इंसान सबसे पहले अपनी मदद के लिए पुलिस के पास जाएगा। वो पुलिस के पास भी नहीं गई है, वो मेरे पास भी नहीं आई, मेरे को कॉल भी नहीं आया। तो मुझे पूरा शक रहा इस दौरान, इसलिए मैंने एक तहरीर दे दी थी थाने में परतापुर में 15 अप्रैल को। ठीक है, आपको शक हुआ और उसके बाद आप आगे बढ़ी। इस बीच हमारे साथ हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी भी मौजूद है, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। अरविंद जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी दोस्त को कैसे फंसाया शमशाद? फेसबुक पे गुजर के नाम से उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी, उसके बाद उनकी बातचीत हुई। बहुत स्पष्ट यहाँ पर नहीं समझ में आ रही है। मैं चाहूंगी कि उस तकनीकी खामी को दुरुस्त किया जाए।
क्योंकि हमारे साथ प्रिया के दोस्त भी लगातार बने हुए हैं और जो सवाल जो आपने पूछा, जो मुझे समझ में आया कि आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से फंसाया गया। क्या अभी तक आपको हमारे साथ प्रिया के दोस्त भी मौजूद है, मैं उन्हीं से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको कैसे पता चला, क्या प्रिया ने कभी इस बात का जिक्र किया कि वो किसी ऐसे शख्स के संपर्क में है, किसी अमित गुर्जर नाम के किसी शख्स के संपर्क में है? क्या इस घटना से पहले कभी भी इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कभी आपसे का साथ कुछ जिक्र किया? हाँ, मुझे बताया था उसने। हमें तो यही पता था कि ये मतलब अमित नाम है, इसको ऐसे भी बोलते थे हम। जी। फिर बाद में मतलब उनकी बातचीत हुई, मेरे तो इतना ही पता नहीं रहता था कि मैं कम जाती थी, ये लोग ही साथ गए हैं घूमने भी इधर उधर। जब उनको पता लगा 1.5-2 साल बाद कि ये मतलब मोमडन है, फिर भी उसने उसको एक्सेप्ट किया। जी। क्योंकि उसने कहा था कि मेरे साथ ही रहना है, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं हिंदू धर्म से रखूंगा, और उसने हिंदू धर्म से ही उसको रख रहा था। उनके मतलब करवा चौथ के भी फोटो हैं, व्रत भी रखवाता था, सारे काम करता था वो। लेकिन 2 साल बाद पता नहीं इसको क्या हुआ, मतलब पता लगा कि उसकी बीवी भी है, और वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया उसने कि मेरे तौर तरीके से रहेगी तू। चलिए, बहुत बहुत संक्षेप में, क्योंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या आप मांग, आपको पूरा प्रदेश सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा है, क्या आप मांग करना चाहेंगे हमारे माध्यम मैम, से? ऐसे इंसान को फांसी होनी चाहिए। और मेरा एक मैसेज है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, इसने पूरा पूरा फायदा उठाया था। ये पहले भी कहता था अगर मुझे करना होता तो मैं कर दूंगा, पर इसने ये बात का फायदा उठाया। उसके माँ बाप उसके साथ नहीं, उसका कोई साथ नहीं, और लड़की क्या कर लेगी, मैं क्या कर लूंगी। उसने यही सोचा था मेरे घर 4 पुलिस वाले भेजेगा, मुझे डराएगा, वो घर बैठ जाएगी। जी। लेकिन पूरा पूरा योगदान इसमें मनीष लोहिया जी का रहा है। संगठन वाले बहुत लोग हैं, एक किशन गुर्जर है हरियाणा से, उन्होंने भी मुझे पूरा किया है सपोर्ट। चलिए ठीक नीरज है, हम शर्मा जी उम्मीद हैं, करते उन्होंने हैं भी कि पूरा आपको सपोर्ट किया है। इंसाफ मिले। हम बस उसको फांसी हो। जी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मांग हाँ, है वो जिंदा रहने आपको लायक नहीं है, इंसाफ अगर वो मिले, जिंदा क्योंकि रहा तो आपने मुझे ही जंग नुकसान लड़ी और पहुंचाएगा इसी मैम। बलबूते आज जो तस्वीर है वो निकल कर सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना यूसुफ आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, ये जो मामला है वो बहुत गंभीर अपने आप में, कई सवालों को जन्म देने वाला, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि पहला मामला नहीं और कोई दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि मामला आखिर है। सवाल ये कि आखिर ऐसी घटनाओं पर अंकुश कब लगेगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।